मालवा के एक छोटे से शहर में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रम था। वो बड़ा दयालु और इंसाफ पसंद था। उसके राज में सब लोग इतने खुश थे कि शेर और बकरी एक साथ तालाब का पानी पीते थे। हर तरफ अमन और शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम युवराज अर्जुन था। अर्जुन बड़ा समझदार, नेक दिल और हर काम में निपुण था, लेकिन माँ बाप के ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। जो चीज वो दिल से चाह लेता उसे पाए बिना चैन नहीं मिलता था। एक दिन युवराज अर्जुन शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान वो अपने सिपाहियों से आगे निकल गया। घोड़े पर सवार होते हुए उसे बड़ी प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि वो एक ऐसे मोहल्ले में है जहां रंगरेज रहते थे। हर तरफ कपड़े रंगे और सुखाए जा रहे थे। अचानक अर्जुन की नजर एक घर की छत पर पड़ी जहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे बादलों के बीच सूरज चमक रहा हो। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। लड़की ने जब उसे देखा तो वो तुरंत अपना दुपट्टा ओढ़कर घर के अंदर चली गई। अर्जुन जैसे होश में आया तभी उसके साथी और नौकर वहां पहुंच गए। मजबूरन उसे महल वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से वो खूबसूरत चेहरा हट नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता लगवाया तो मालूम हुआ कि वो एक रंगरेज का घर था और वो लड़की उसकी बेटी थी जिसका नाम सुधा था। अर्जुन जिद और गुस्से में बिस्तर पर पड़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गया। वो अर्जुन की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह मांगी। मुखिया बड़ा अक्लमंद और वफादार था। उसने कहा, इस वक्त उसे रोकना ठीक नहीं, जवानी की जिद है, आप उसे मनमानी करने दें। 2 दिन रंगरेज की बेटी के साथ रह लेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप किसी राजकुमारी से उसकी शादी करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में रह जाएगी। राजा को ये बात जंच गई। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए इजाजत देते हैं, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने रंगरेज और उसकी पत्नी को बुलवाया। वो डरते कांपते आए, सोच रहे थे कि ना जाने क्या गलती हो गई। अर्जुन ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी सुधा से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। अर्जुन को लगा था कि रंगरेज और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, युवराज, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। अर्जुन को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। एक तो वो इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, एक मामूली रंगरेज की बेटी से शादी करना चाहता है, और ये कह रहे हैं कि बेटी से पूछकर बताएंगे। लेकिन उसे सुधा से प्यार हो गया था, इसलिए उसने गुस्सा पी लिया। उसने साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं, अगर मना किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। रंगरेज और उसकी पत्नी डरते कांपते घर लौटे। उन्होंने सुधा से कहा, युवराज तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुमने मना किया तो हमारी जान चली जाएगी। सुधा बोली, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन युवराज से कहो कि मेरी 4 शर्तें हैं, वो खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आई। अगले दिन रंगरेज महल गया और सुधा का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं युवराज गुस्से में उसका सिर ना काट दे। एक रंगरेज की बेटी और इतनी हिम्मत की युवराज के सामने शर्तें रखे। अर्जुन को पहले तो बड़ा गुस्सा आया। उसका मन किया कि तलवार से रंगरेज को खत्म कर दे, लेकिन फिर उसे सुधा से प्यार था, और दूसरा उसे उत्सुकता हुई कि ये लड़की कौन सी शर्तें रखेगी। अर्जुन उसी वक्त रंगरेज के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। नीचे रंगरेज, उसकी पत्नी और मां रहते थे, और ऊपर सुधा। अर्जुन पहुंचा तो नीचे के कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर सुधा बैठ गई। उसने कहा, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। पहली शर्त थी, मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को अपने घर वापस आ जाऊंगी। अर्जुन ने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। शादी के बाद महल छोड़कर कौन झोपड़ी में लौटता है। उसने कहा, मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ। सुधा बोली,
दूसरी शर्त ये कि आप मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। युवराज अर्जुन को सुधा की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा ये शादी है या मजाक, लेकिन मन ही मन बोला सब हो जाने दो, बाद में देख लूंगा। उसने कहा ठीक है, ये भी मंजूर है। सुधा बोली तीसरी शर्त ये कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। अर्जुन ने सोचा ये तो बकवास है, दिन भर महल में रहेगी तो बिना खाए पिए कैसे रहेगी। उसने जवाब दिया मुझे ये भी मंजूर है। सुधा ने फिर कहा चौथी शर्त ये कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अर्जुन ने सोचा ये लड़की तो बड़ी अजीब है, कितनी बदतमीजी की बातें करती है, लेकिन शादी हो जाए तो सारी शर्तें अपने आप भूल जाएंगी। उसने कहा तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। सुधा बोली अगर शर्तें मंजूर हैं तो बारात ले आइए। सुधा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रंगरेज और उसका परिवार किसी मुसीबत में पड़े। अर्जुन 2-4 दोस्तों को साथ ले गया, फेरे करवाए और सुधा को महल ले आया। सुधा ने साड़ी पहनी थी, बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुपा था। कोई नहीं बता सकता था कि नई बहू महल में आई है। राजा विक्रम और रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे। बस अर्जुन की एक खास दासी थी जो चुपचाप खड़ी रही, हुक्म का इंतजार करती। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी तैयार है। सुधा उठी और सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह वही कपड़े पहने उसी तरह घूंघट में लिपटी हुई वापस आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया, ना पिया, ना हिली डुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को फिर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। सुधा के रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा अर्जुन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी शर्तों से बंधा था। जिस चेहरे को देखकर उसने नींद और चैन खो दिया था, उसकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई। दरबार में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजा विक्रम और रानी परेशान हो गए। एक दिन अर्जुन ने रंगरेज को बुलाया और कहा तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। रंगरेज ने हाथ जोड़कर कहा युवराज की जय हो। सच तो ये है कि सुधा हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन वो हमारे घर आई और बोली इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी, मेरी पत्नी को उसकी सूरत पसंद आ गई, हमने उसे घर में रख लिया। वो ऊपर रहने लगी। उसके बाद उसने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं पता। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती, उसे माँ कहती। मेरी पत्नी बस इतने में खुश हो जाती। उसने हमें कसम दी थी कि ये बात किसी को न बताई। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। युवराज, उस पर हमारा कोई जोर नहीं, हमारी जान बख्श दें। रंगरेज चला गया। अर्जुन अजीब सोच में पड़ गया। अब क्या करे? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन बिना किसी को बताए वो महल से निकल पड़ा। सिर्फ अपनी वफादार दासी को बताया मैं जा रहा हूं, पता नहीं कहां, पता नहीं कब लौटूंगा। अगर मेरे माता पिता या कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूं और ठीक हूं। दासी को अर्जुन की हालत देखकर बहुत दुख होता था। उसने सोचा अच्छा है, कुछ दिन इस परेशानी से तो छुटकारा मिलेगा। अर्जुन का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वो सुमेरु पर्वत की तरफ निकल पड़ा। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा ढूंढ रहा था। तभी एक गुफा में हल्की सी रोशनी दिखी। डरते डरते अंदर गया तो देखा एक बहुत बूढ़ा साधु पूजा कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और बाल इतने लंबे थे कि जमीन छू रहे थे। शरीर और पलकों पर धूल जमी थी। एक दिया जल रहा था जिसमें आधी बत्ती जल चुकी थी और आधी बाकी थी। उसे देखकर अर्जुन के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो साधु के पैरों के पास बैठ गया। साधु ने आंखें नहीं खोली। वो ध्यान में डूबा था, उसे कुछ पता नहीं था। अर्जुन वहीं रहने लगा। रोज सुबह झरने से पानी लाता, साधु के हाथ पैर धोता, उनके बाल संवारता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल और फूल लाकर खाता और साधु को खिलाता। 1 महीने बाद साधु ने आंखें खोलीं।
अर्जुन को सामने हाथ जोड़े बैठा देखा। अर्जुन ने उन्हें पानी पिलाया, फल खिलाए, उनके हाथ पैर दबाए। साधु बोले, बेटा तू राजकुमार है, इस साधु की कुटिया में तेरा क्या काम? अर्जुन बोला, महाराज आपको पता है कि मैं राजा का बेटा हूं, तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए भटक रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, लेकिन मेरा मन वापस जाने को नहीं करता। साधु बोले, बेटा। साधु ने कहा, बेटा तूने उस लड़की से शादी करके बड़ी भूल की, लेकिन तूने इतने दिन मेरी सेवा की है, इसलिए तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ये ले। साधु ने अपने दिए की जली हुई बत्ती की राख अर्जुन को दी और बोले, इससे तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा। जब सुधा अपने घर जाए तो ये राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। अर्जुन ने राख को कपड़े में बांधकर संभाला और साधु को प्रणाम करके चल पड़ा। कई दिन का सफर तय करके वो महल पहुंचा। उसका हाल ऐसा था कि कपड़े फट गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और वो बहुत कमजोर हो गया था। कमरे में सुधा उसी तरह वही कपड़े पहने कुर्सी पर बैठी थी। दासी ने अर्जुन को देखकर खुशी से कहा, युवराज आप कहाँ चले गए थे? ये क्या हाल बना लिया? राजा और रानी रोज आपके बारे में पूछते थे। मैं बस यही कहती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। अर्जुन आज बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से नहाया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या सुधा मेरे पीछे भी रोज ऐसे ही आती थी? दासी बोली, उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया, वो रोज उसी तरह आती थी। अर्जुन ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब सुधा घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब सुधा जाने लगी, दासी ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने झट से साधु की दी हुई राख माथे पर लगाई और सुधा के साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह वो वापस आया और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब सुधा आकर कुर्सी पर बैठ जाए तो मुझे जगाना और पूछना कि दिन चढ़ गया। मैं उठता क्यों नहीं? जो मैं ना बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, उसने अर्जुन का इशारा समझ लिया। जब सुधा आकर कुर्सी पर बैठी तो दासी ने अर्जुन को जगाना शुरू किया। अर्जुन पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई? क्यों जगा दिया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, तूने मेरा सपना तोड़ दिया। दासी ने खुशामद की, युवराज बताइए ना, कैसा सपना था? अर्जुन पहले टालता रहा, फिर बोला, तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब सुधा यहां से गई तो मैं भी उसके साथ चला। वो गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, मैं जोर जोर से गाड़ी हिला रहा था। सुधा गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज गाड़ी इतनी हिल क्यों रही है। बेचारा गाड़ीवान बोला, मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूं। खैर, रंगरेज का घर आया तो सुधा सीधे ऊपर चली गई। मैं भी उसके साथ कमरे में गया। अरे क्या कमरा था! लगता ही नहीं था कि रंगरेज का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा था, सोने की कुर्सियां रखी थीं। मेरे महल से भी ज्यादा खूबसूरत था वो कमरा। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया। दासी ने पूछा, आप और सुधा कमरे में बैठकर क्या बातें करते थे? अर्जुन हंसा, अरे सपने की बात कर रहा हूं, सच थोड़ी। दासी ने फिर जिद की, बताइए ना, सपने में और क्या हुआ? अर्जुन बोला, सुधा ने वो साड़ी जो साल भर से पहन रही है ऐसे उतार कर फेंकी जैसे कोई फटेहाल कपड़ा हो। अपनी नौकरानी को बोली, नहाने का पानी तैयार है? नौकरानी बोली, हाँ गर्म पानी तैयार है। सुधा नहाने चली गई। दासी ने चौंक कर कहा, युवराज आप सुधा के साथ नहाने गए? मुझसे मजाक कर रहे हैं? अर्जुन हंसा, अरे ऐसा कहीं होता है, मैं सपने की बात कर रहा हूं। तू तो सब सच समझ लेती है, अब नहीं बताता। दासी ने कान पकड़े और बोली, युवराज अब पूरी बात सुनाइए, बीच में नहीं टोकूंगी। अर्जुन ने कहना शुरू किया, सुधा ने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो मैं भी नहा लूं। वो एक कटोरा पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। उसके साबुन का झाग भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। सुधा ने नौकरानी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों?
नौकरानी बोली, मैंने तो रोज जितना रखा उतना ही रखा। वो और पानी लाई, वो भी मैंने खत्म कर दिया। तीसरी बार फिर पानी मंगवाया। जैसे तैसे सुधा नहाकर निकली। फिर नौकरानी को बोली, तुरंत खाना लगा, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ इशारा करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाली उतरी जिसमें चांदी सोने के बर्तनों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाली सुधा के सामने रख दी। मैंने सोचा, चलो आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिन जंगलों में भटकते हुए अच्छा खाना नहीं मिला। इतना मजेदार खाना था कि क्या बताऊं। सुधा एक निवाला खाती, मैं 4 निवाले खा लेता। उसका पेट नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। सुधा ने नौकरानी को डांटा, आज क्या हो गया तुझे, इतना कम खाना क्यों रखा, मैं भूखी रह गई। बेचारी नौकरानी हैरान थी। बोली, मैंने तो रोज जितना खाना रखा उतना ही रखा, आप चाहें तो मेरा हिस्सा भी ले लें, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या युवराज ने आपसे कुछ बात तो नहीं की? सुधा ने नौकरानी को डांटते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी बचा खाना भी मैंने खा लिया। सुधा भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर आसमान से उसके लिए नए कपड़े आए। सुधा ने कपड़े बदले। नौकरानी ने उसका श्रृंगार किया, बालों में मोती पिरोए। क्या लग रही थी वो, जो यहां मैली कुचैली साड़ी में आकर बैठती थी, सज संवर कर ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा हो। फिर वो छत पर जाकर खड़ी हो गई। रात के समय आसमान से एक उड़ने वाला तख्त उतरा। सुधा उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो मैं भी इसके साथ चलूं। मैंने तख्त का एक कोना पकड़ लिया और लटक गया। इतना कहकर अर्जुन रुक गया। दासी ने इशारा किया कि सुधा ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ कर लिया था। दासी बोली, युवराज फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, बस सपना खत्म हो गया। दासी ने जिद की, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी होता है, बताइए आगे क्या हुआ? अर्जुन पहले टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, वो तख्त ऊपर ऊपर उड़ता हुआ तारों से भी पार चला गया। एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां अप्सराओं का दरबार सजा था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराएं वहां बैठी थीं। सुधा जब पहुंची तो सबने खड़े होकर उसका स्वागत किया जैसे वो कोई रानी हो। वहां सबसे आखिर में सुधा का नाच हुआ। जब वो नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर मैंने इसके नाच पर ताल न दी तो क्या किया। मैंने ताल वादक से कहा, भाई तू थक गया होगा, जरा आराम कर, मैं ताल बजाता हूं। ताल वादक को मैं दिखा नहीं, लेकिन वो सचमुच थक गया था। उसने ताल छोड़ दिया और आराम करने लगा। मैंने ताल बजाना शुरू किया। मेरी ताल पर सुधा ऐसी नाची कि सारा दरबार झूम उठा। दरबार के राजा, जिनका नाम सुरेंद्र था, खुश होकर अपना रेशमी रूमाल सुधा को इनाम में दिया। सुधा ने झुककर रूमाल लिया, सबको दिखाया और ताल वादक की तरफ बढ़ी। मैंने झट से रूमाल लिया और जेब में रख लिया। इतना कहकर अर्जुन रुका। सुधा अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। दासी बोली, युवराज वो रूमाल हमें भी दिखाइए। अर्जुन बोला, अरे सपने की चीज कहीं दिखाई जा सकती है? लेकिन दासी ने जिद करके अर्जुन की जेब में हाथ डाला और एक रेशमी रूमाल निकाला। बोली, कहीं यही रूमाल तो नहीं? अर्जुन ने बनावटी गुस्से में कहा, तू बहुत जिद्दी है। हाँ शायद यही था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। सुधा का घूंघट अब छोटा हो गया था। वो पूरी तरह अर्जुन की तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? अर्जुन बोला, सुरेंद्र ने सुधा से दोबारा नाचने को कहा। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया, सुधा उतना ही शानदार नाची। सुरेंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। सुधा ने झुककर अंगूठी ली, सबको दिखाई और ताल वादक की तरफ बढ़ी। मैंने वो भी उठाकर जेब में रख ली। दासी ने जिद की, वो अंगूठी भी दिखाइए। अर्जुन बोला, अरे एक चीज इत्तेफाक से मिल गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि सब कुछ सच है। लेकिन दासी ने फिर जेब में हाथ डाला और एक अंगूठी निकाली। बोली, क्या ये वही अंगूठी है? अर्जुन हंसा, हाँ शायद यही है, पता नहीं कहां से आ गई। दासी ने इशारा किया कि सुधा का घूंघट अब ऊपर उठ चुका था, लेकिन अर्जुन और दासी ऐसे दिखा रहे थे
जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? अर्जुन बोला, मैंने फिर ऐसा ताल बजाया कि जान लगा दी। सुधा भी ऐसी नाची कि अप्सराओं की दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं था। नाच खत्म हुआ तो सुरेंद्र खड़े हो गए। वो दरबार से चले गए। सुधा भी जल्दी में अपने उड़ने वाले तख्त पर बैठी। शायद उसने सोचा होगा कि इनाम बाद में ले लेगी। उसे क्या पता कि सारा इनाम मेरे पास था। तख्त उड़ा और मैं फिर उसके तख्त के पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक सपना देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी बोली, युवराज अब वो हार भी दिखाइए। अर्जुन ने कहा, अरे दासी, वो सपना था, हार मेरे पास कहां से आएगा? लेकिन दासी नहीं मानी। उसने अर्जुन की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकाला और पूछा, क्या यही हार था? इतने में सुधा कुर्सी से उठकर अर्जुन के पास आ गई। वो बोली, युवराज अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं रंगरेज की लड़की नहीं हूं। मैं अप्सराओं की दुनिया की एक अप्सरा हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। अप्सराओं की दुनिया में मुझसे बेहतर नाचने वाली कोई नहीं थी। राजा सुरेंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार शुरू करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरा नाच देखे बिना चैन नहीं था। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने संदेश भेजा, राजा से कहो क्या उनके पास इंसानियत नाम की चीज है? मैं दर्द से तड़प रही हूं और उन्हें मेरे नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने वैसा ही राजा को बता दिया। राजा सुरेंद्र गुस्से में आग बबूला हो गए। मुझे तुरंत बुलाया। मैं डरते कांपते पहुंची। उन्होंने कहा, तुझे अपने नाच पर बड़ा घमंड हो गया है। जा, मैं तुझे सजा देता हूं। तुझे 1 साल तक धरती पर इंसान बनकर रहना होगा और अपनी असलियत छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू अप्सरा है या किसी पुरुष ने तुझे छू लिया तो तू कभी अप्सराओं की दुनिया में वापस नहीं जा सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा बोले, मैं अपनी सजा वापस नहीं ले सकता। हाँ, इतना करूंगा कि रोज रात को तुझे तख्त भेजकर अप्सराओं की दुनिया में बुला लूंगा, लेकिन साल भर धरती पर ही रहना होगा। मेरे पंख छीन लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरी नौकरानी को भी मेरे साथ धरती पर आना पड़ा। मैंने रंगरेज का घर चुना और उसकी बेटी बनकर रहने लगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं अप्सराओं की दुनिया में चली जाती। आपको कभी मेरी असलियत नहीं पता चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया। आपने मेरी असलियत जान ली। अब आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी हूं। अर्जुन ने सुधा की ये हैरान करने वाली कहानी सुनी। फिर वो अपनी दुल्हन को लेकर राजा विक्रम और रानी के पास गया। उसने सारी बात बताई। जब राजा को पता चला कि उनकी बहू रंगरेज की बेटी नहीं बल्कि अप्सराओं की दुनिया की एक अप्सरा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से अर्जुन और सुधा की शादी दोबारा करवाई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और सबने मिलकर खूब खुशियां मनाईं।